अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, आपके पास इकोनॉमिक्स में बात होती है रिसोर्सेज की, FOPs फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिमिटेड होते हैं और वांट्स अनलिमिटेड होती है, इसीलिए आप राइट वे जो है ना एलोकेट करते हो अपने FOPs को कि हम क्या चीज़ बनाएं। डिमांड तो बहुत सारी चीज़ों की होगी, इनफैक्ट वांट बहुत सारी चीज़ों की होगी, अनलिमिटेड वांट्स हैं, ठीक है। तो क्या बनाएं जो हमें अपना लैंड लेबर कैपिटल कहाँ पर एलोकेट करना चाहिए तो वो प्रोडक्ट बने और वो वांट पूरी हो, क्योंकि अनलिमिटेड है, सब तो नहीं कर सकते ना पूरा। सो जो बेस्ट है, जिससे मैक्सिमम बेनिफिट है, वो प्रोड्यूस करते हैं और नेक्स्ट बेस्ट को आप गिव अप कर देते हो, फोरगो कर देते हो, विच बिकम्स योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। तो सेवरल ऑल्टरनेटिव्स के अंदर बेस्ट चुनते हो। इस बात को लेकर अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को समझाने के लिए। अच्छा, कर्व का मतलब कर्व का लफ्ज जब भी आ जाए तो इसका आगे से मतलब ये नहीं सिर्फ कर्व ही होगा, इट कैन बी अ कर्व, इट कैन बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बट कर्व आपको समझ में आना चाहिए कि कर्व से मुराद स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है लाइक दिस, एंड कैन बी अ कर्व, कैन बी अ कर्व लाइक द कर्व हैपेंस समथिंग लाइक दिस और मे बी लाइक दिस, ठीक है ना। बहरहाल तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमारा ये बताता है, फिलहाल मैं एक फ्लैट का वो बनाऊंगा, एक स्ट्रेटर कर्व बनाऊंगा। हमारे ये बताता है कि हम अपनी अगर तमाम रिसोर्सेज एलोकेट कर दें तो हाउ मच ऑफ व्हाट कैन बी मेड, ठीक है ना, किस चीज़ का कितना बन सकता है। मिसाल के तौर पे ये 7.5 है और वो 6 है, ठीक है ना। 7.5 ये मीटर्स कर लो, चलो अगर हम अपना लैंड लेबर कैपिटल लगा दें तो 7.5 स्क्वायर मीटर्स, मीटर स्क्वायर 7.5 स्क्वायर मीटर, हम कोई 7.5 बहुत कम है, इनफैक्ट इट 7,000 समझो इसको, ठीक है ना, 3 जीरोस कॉमन लेके, ठीक है। 7,500 स्क्वायर मीटर, 7,500 स्क्वायर मीटर हम कोई भी चीज़, मिसाल तौर पे कारपेट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ठीक है। अगर तमाम लेबर यहाँ पर लग जाए, तमाम कैपिटल यहाँ पर सब कुछ लग जाए, कंप्लीट रिसोर्सेज, ठीक है। और यहाँ दूसरे एंड पे हमारे पास मिसाल के तौर पे कोई बिल्कुल हट के चीज़ ले लो, चेयर्स, ठीक है ना, यहाँ भी 3 जीरो, यहाँ 2 जीरो कॉमन्स ले लो, चलो 600 चेयर्स, या तो 600 चेयर्स बना सकते हैं या 7,500 स्क्वायर मीटर हम कारपेट बना सकते हैं। अगर मैं मिसाल के तौर पे इस पॉइंट को ऑप्ट करता हूँ तो सारी रिसोर्सेज यहाँ लगा देता हूँ, तो 7,500 मीटर कारपेट तो बन रहा है स्क्वायर मीटर, लेकिन चेयर्स कितनी बन रही है, 0, ठीक है ना, चेयर 0 बन रही है, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं चेयर्स सिर्फ बनाता हूँ तो कारपेट 1000 मीटर भी नहीं बन रहे, 0 मीटर बन रहे, ठीक है, मतलब एक भी स्क्वायर मीटर नहीं बन रहा कारपेट, 600 चेयर्स बनाता हूँ। इसके अलावा अगर मैं कोई मिड पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, मिसाल के तौर पे ये सेलेक्ट करता हूँ कि मैं अगर 5,000 स्क्वायर मीटर कारपेट बनाता हूँ तो 200 चेयर्स बनेंगी साथ, सही है। तो अपनी लेबर कुछ चेयर्स में लगा दी, अपना फ्लोर एरिया कुछ चेयर्स के लिए एलोकेट कर दिया, द रेस्ट ऑफ इट इज फॉर कारपेट्स, ठीक है। इस कर्व के ऊपर तमाम मेरी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज हैं। 2 हमने वो रखे हैं गुड्स कि मुझे 2 में सेलेक्ट करना है, एक इकॉनमी, एक पूरा मुल्क, उसके लिए 2 प्रोडक्ट्स नहीं होती, उसके लिए बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती है, और कर्व के एक्स और वाई एक्सिस पे नहीं आ रही होती। मतलब आप समझ लो कि एक इकॉनमी के अंदर कितने सारे सेक्टर्स हैं, कितने सारे सेक्टर्स में कितनी सारी प्रोडक्ट्स है जो कि बनती है, कितने सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो बनते हैं, ठीक है। तो इट्स नॉट सो सिंपल, लेकिन ये आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट देने के लिए, ठीक है। एक कंपनी के लिए तो कर सकते हो ना, एक कंपनी है उसके लिए 2 ऑल्टरनेटिव्स हैं, या उसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में से उसने 2 बेस्ट सेलेक्ट किए,
कि उनमें से कौन सा कितना बनाना है। हो सकता है कोई एक मैक्सिमम बना दे कि वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट देता है, लेकिन इतने बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर इतने की डिमांड ही ना हो। डिमांड मैक्स अगर 5000 की है तो पहले ये 5000 यूनिट्स बनेंगे, राइट, और उसके बाद ये बनेगा, तो कॉम्बिनेशन ये सिलेक्ट करेंगे। बट वॉट एवर यू चूज कैन बी, अगर अपनी फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगा दिए, ठीक है ना, तो आप मैक्सिमम क्या बना सकते हो, मैक्सिमम इतना ही बना सकते हो जितना इस कर्व के ऊपर आ सकता है। आप उससे बाहर नहीं जा सकते अपनी प्रोडक्शन को लेकर। फॉर एग्जाम्पल आप सोचो इतना कि मैंने 5000 स्क्वायर मीटर कारपेट बनाना है और 300 चेयर्स बनानी है। इट्स नॉट पॉसिबल, दिस पॉइंट आउटसाइड द कर्व इज नॉट पॉसिबल। सही है, क्योंकि फुल कैपेसिटी अगर आपने यूज की ना अपनी रिसोर्सेज को, तो रेड लाइन के ऊपर ही कोई डॉट आएगा। हाँ, अंडर द कर्व इज पॉसिबल। आप कहो कि मैं जो यहाँ बना सकता हूँ, ये मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है मेरी, बिल्कुल हो सकती है आपकी ये वाली मैन्युफैक्चरिंग कि 2000 स्क्वायर मीटर कारपेट और 200 चेयर्स, लेकिन ये आपकी फिर नाअहली होगी। इतनी सारी आपने जो है ना रिसोर्स को वेस्ट कर दिया, सही ना। और भी तो बन सकता है ना, मतलब अगर आप सिर्फ 200 चेयर्स बना रहे हो, अगर आप सिर्फ 200 चेयर्स बना रहे हो, ठीक है ना, 200 चेयर्स के होते हुए आप इतने कारपेट बना सकते थे। या सिर्फ आप चेयर्स बाद में बना रहे थे, आपने कहा कि पहले मैं कारपेट बना रहा हूं, तो आप अगर 200 कारपेट्स बना रहे थे, ठीक है ना, इफ यू आर मेकिंग 200 कारपेट्स, तो मेकिंग 200 कारपेट्स का मतलब ये हो गया कि आप इतनी लगभग चेयर्स बना सकते थे, ठीक है ना, इतनी 450 और 500 के दरमियान 425 चेयर्स बना सकते थे। लेकिन आप अगर उस पे यहाँ प्रोड्यूस करोगे तो 2000 स्क्वायर मीटर कारपेट के साथ आप सिर्फ 200 चेयर्स बना रही है, आपकी नाअहली है, आपकी लेबर वेस्ट हो रही है, इनएफिशिएंट प्रोडक्शन है। सो विद इन द कर्व इट्स पॉसिबल, ठीक है, बट इट्स इनएफिशिएंट। मैक्सिमम तमाम रिसोर्सेज को एम्प्लॉय कर दिया तो आप ऑन द कर्व बना सकते हो, ठीक है। आउटसाइड द कर्व इज नॉट पॉसिबल बिकॉज यू डोंट हैव द प्रोडक्शन कैपेसिटी। आपकी नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी फुली एम्प्लॉय कर दी जाए तो आप इतने पे बना सकते हो बस। क्लियर है, इसी कर्व पे कोई कॉम्बिनेशन। आप चाहो तो सारी चेयर्स बना दो, 600 चेयर्स बना दो, 0 कारपेट बनेगा। क्लियर हो रही है बात? अच्छा जी, तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व देखा अभी आपने, ये जो मिसाल देखी ना सारी, ये थी प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये जो बनाया ना मैंने, कर्व नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, लेकिन कर्व ही कहलाएगा, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, कर्व जो भी हो। दिस इज PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कह सकते हो। फ्रंटियर का मतलब आप समझ लो बॉर्डर, बाउंड्री, बस ये बाउंड्री है, इसके बाहर नहीं जा सकते। क्लियर है? तो PPF भी कहलाता है। इस बात को समझते हुए आगे बढ़ते हो और अच्छे से समझोगे अभी आगे इसको। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, also known as production possibility frontier, is a line on a graph that shows how much of two things can be made when they need same limited resources. दोनों के अंदर अगर सेम रिसोर्सेज लगनी है, और कौन सी रिसोर्सेज है, वो रिसोर्सेज लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। आपकी रिसोर्सेज स्कार्स होती है ना, तो सेम आपका 5 लेबर है जो सिर्फ कारपेट बना रहे हैं, या वही 5 लेबर दूसरी चीज क्या चीज चेयर्स बना रहे हैं, छठा लेबर नहीं आ रहा आपके पास कहीं से भी, तो आप या तो कारपेट बना सकते हो या चेयर्स बना सकते हो, या 4 लेबर कारपेट बना, 4 लेबर्स है तो 3 जो है कारपेट बना रहे, 1 चेयर्स बना रहे, या 2 चेयर्स बना रहे, 2 बंदे कारपेट बना रहे, या 3 बंदे चेयर्स बना रहे, 1 बंदा, तो वही आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। ठीक है, और फ्लोर एरिया एग्जैक्टली वो भी होता है, आपका लैंड भी तो है ना, ठीक है। और इसी के अलावा इसी तरह से कोई चेयर्स और कारपेट के अलावा तुम ये मिसाल ले लो, एक लैंड है, उसके ऊपर या तो आप पूरे तौर पे मेज की क्रॉप उगा सकते हो या वीट की क्रॉप उगा सकते हो, ठीक है ना, या कुछ हिस्सा मेज कुछ हिस्सा वीट उगा सकते हो। वेल आई डोंट रिमेंबर आर दे कि वो सेम सीजन के हैं कि नहीं, जो भी सेम सीजन की 2 क्रॉप्स उगा सकते हो। क्लियर है? लेकिन जितना हिस्सा आपको क्रॉप ए उगाओगे तो क्रॉप बी के लिए कम बचेगा, क्योंकि आपका लैंड एक लिमिटेड रिसोर्स है वहां पर। सही है? सो आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की अजम्पशंस क्या है जब ये बना रहे होते हैं हम? एक तो सबसे पहले ये कि ये किसी कंपनी के लिए भी बन सकता है, किसी इकोनॉमी को भी ध्यान में रखते हुए बन सकता है।
कंपनी के लिए फेयरली आसान है, ठीक है। आप मतलब कंपनी के लिए सोच सकते हो कि कंपनी के पास दो में से कोई एक चॉइस होगी। इकॉनमी के लिए भी हो सकता है, लेकिन आप वो यूँ समझो कि कोई इकॉनमी है वो एजुकेशन सेक्टर में, उसके एक्स एक्सेस पे एजुकेशन के ऊपर वो सारी रिसोर्सेज एलोकेट कर सकते हैं। मतलब सारी से मुराद सारी नहीं, कुछ रिसोर्सेज हैं जिसके बारे में डिसाइड करें आइदर टू स्पेंड ऑन एजुकेशन और टू स्पेंड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो उनका भी दो में से कोई एक डिसीजन किसी, और उसका वो ज़रूरी नहीं है कोई एक पे सारी रिसोर्स एलोकेट कर दे, उस दर में उसका बैलेंस। लेकिन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन अगर करेंगे ना बिना टाइम वेस्ट किए और बिल्कुल फ्लॉलेसली अगर ऑपरेट कर रहे होंगे तो फुल कैपेसिटी पे प्रोड्यूस कर रहे होंगे। मतलब फुल कैपेसिटी पे आप अपने एजुकेशन सेक्टर को भी बूस्ट करोगे, साथ में कुछ हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अच्छा करोगे, या सिर्फ सारी की सारी रिसोर्सेज शायद आप एजुकेशन पे लगा दो या सारे की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा दो, जो कि रोड के नेटवर्क्स होते हैं, रेल्स के नेटवर्क, जो जितना भी आपका ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना, वाटर एंड सीवेज का सारा निज़ाम हो गया बाहर। तो इसी तरीके से आप एक कंपनी की मिसाल और इकॉनमी की मिसाल रख सकते हो, बट आई वुड रादर कि आप लोग कंपनी में रहते हुए सोचो इसको, थोड़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा ये, लेकिन इस स्टेज पे समझना बेहतर होगा। तो कोई भी मिसाल हम लेंगे वो एक कंपनी लेवल की होगी आगे। अच्छा, तो पहली असम्पशन ये कि कंपनी है या इकॉनमी जो भी है वो दो में से किसी एक प्रोडक्ट, मतलब दो प्रोडक्ट के दरमियान कंपैरिजन कर रही है, तो एक्स और वाई एक्सिस पे आप रख सकते हो, राइट। सेकंड चीज, रिसोर्सेज लिमिटेड, आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो लगाने वो लिमिटेड है। ये नहीं कि आप कहो कि मैं मैक्सिमम 60 फुटबॉल्स बना सकता हूं और फिर 0 पेयर्स ऑफ शूज बना सकते हो। अगर 60 फुटबॉल बना, लेट्स सपोज अचानक से आप और लेबर ले आए जो कि शूज भी बना सकते, तो फिर आप इसका मतलब रिसोर्स वो लिमिटेड नहीं थी, वो और आ गई। तो रिसोर्स जो है लिमिटेड और सेम रिसोर्स हो, मतलब जो एक्स एक्सिस के प्रोडक्ट बनाने में लग रही है वही रिसोर्सेज वाई एक्सिस के प्रोडक्ट्स बनाने में लग रही है अगर, तो ही तो जाके वो आप मूव अलोंग द कर्व करोगे। मूव अलोंग द कर्व का मतलब यह है कि आपका ये कर्व है, इसके ऊपर या तो आप किसी भी इस कर्व के ऊपर कहीं भी पॉइंट बना दो, उसमें से किसी एक जगह पर प्रोड्यूस कर सकते हो। मिसाल के तौर पर आप शायद यहाँ प्रोड्यूस कर पा रहे होगे, येलो से कर लेते हैं, आप शायद यहाँ प्रोड्यूस कर पा रहे होगे या यहाँ प्रोड्यूस कर पा रहे होगे या यहाँ, वेर एवर। दिस इज कॉल्ड मूविंग अलोंग द कर्व। अगर कर्व के अंदर प्रोड्यूस करें तो व्हाट इज इट? इट्स इनएफिशिएंट प्रोडक्शन। आप अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ योर रिसोर्सेज कर रहे हो। और अगर यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हो, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। या तो आप अगर कह रहे हो नहीं पॉसिबल करके दिखा रहे हो आप इसको, तो आप कोई ना कोई अपनी रिसोर्स को एग्जॉस्ट कर रहे हो। मतलब ये कि एक मशीन है जो कि दिन में जिसकी रिकमेंडेड है कि आप 12 घंटे ज़्यादा ना चलाओ, आप उसको 16 घंटे चला रहे होगे, क्योंकि घसीट रहे होगे आगे तक, सही। तो आपकी नॉर्मल सस्टेनेबल प्रोडक्शन जो फुल कैपेसिटी पे वो ये है, आपने लेबर को 12-12, 16-16, 18-18 घंटा कितने दिन चला सकते हो, शायद आप यहाँ पर पहुंच जाओ प्रोडक्शन को लेकर, लेकिन इट इज़ नॉट सस्टेनेबल। 3 दिन बाद वो ऐसी बीमार होगी कि वो 2 दिन छुट्टी करेगी, तो दोबारा नेचुरली आपकी प्रोडक्शन गिर जाएगी, सही है। सो दिस इज द नॉर्मल रेंज में रहते हो, इसके अपने तमाम रिसोर्सेज को फुल कैपेसिटी पे यूटिलाइज कर रहे होकर, सो यू कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम हेयर, ठीक है। अच्छा जी, तो रिसोर्सेज आपकी लिमिटेड है, या तो वो एक चीज बना सकते हैं या दूसरी बना सकते हैं। एक की तमाम यूनिट्स बनाए तो दूसरे के 0 बनेंगे, और एक के थोड़े कम यूनिट्स बनाओगे तो दूसरी प्रोडक्ट के थोड़े बन सकते हैं, क्योंकि थोड़ी लेबर फ्री होगी एंड समथिंग। अच्छा, उसके बाद रिसोर्सेज की क्वांटिटी और क्वालिटी में फर्क नहीं आ रहा। क्वांटिटी में तो फर्क नहीं आ रहा, मैंने बता दिया। क्वालिटी में भी फर्क नहीं आ रहा, सेम रिसोर्स है, लेकिन आप कह रहे हो कि फाइन 4 ही लेबर है लेकिन मैं उनको ट्रेन करके प्रोडक्शन दूंगा अगर, तो आपने अजम्पशन ब्रेक कर दी ना। अजम्पशन ये कि वो जितने ट्रेंड है बस उतने ही ट्रेंड है, तो उसमें रहते हुए आपकी पॉसिबिलिटीज दो तरफ आ रही है। आप अचानक से कहो नहीं, एक तरफ आप अगर कह रहे हैं 7,500 स्क्वायर मीटर कारपेट और दूसरी तरफ जो है ना 0 आप कह रहे चेयर बनेगी, तो हम अपनी लेबर को ऐसा ट्रेन करेंगे, हम एक नई मशीनरी ले आते हैं जो मशीन से कारपेट बनेगा, तो लेबर 3 फ्री हो जाएगी, एक बंदा बस मशीन से कारपेट बनाएगा, तो 7,500 स्क्वायर मीटर कारपेट बनाने के बावजूद हम 500 चेयर्स बना सकते हैं। आप कह रहे हो ये, तो मेरे भाई आपने यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दिया साहब, सही ना। आपने यहाँ पर क्या कर दिया, आपने अपनी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को यूं बढ़ा दिया कि आपने मशीनरी तेज अच्छी लगा दी, तो ये आपका कर्व अब आउटवर्ड शिफ्ट हो गया। शिफ्ट तो अभी हम बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल पहली एजम्पशन ये है, पहली एजम्पशंस में से ये है कि कहीं आप अपनी क्वालिटी इंप्रूव ना कर रहे हो,
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सेम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो उनको रखते हुए एक कर्व की है और उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही, ना उन फैक्टर्स की क्वालिटी में तब्दीली आ रही है ना क्वांटिटी में, तब जाके जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है ना, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो ग्राफ है वो उस चीज को कंपेयर करने के लिए। ऑल रिसोर्सेज आर यूज्ड टू देयर फुल कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। अगर पीपीसी के ऊपर कोई प्रोडक्शन हो रही है तो किस असम्पशन के साथ है कि तमाम रिसोर्सेज अपनी फुल कैपेसिटी पे यूज हो रही है। और फिर बता रहा हूँ फुल कैपेसिटी के लफ्ज का मतलब, हालांकि ये अगली बात मेरी ए लेवल से ताल्लुक रखती हुई है। फुल कैपेसिटी का मतलब ये नहीं है कि फुल कैपेसिटी का मतलब 24 घंटे काम करे लेबर, नहीं, उनकी नॉर्मल आवर्स की जो फुल कैपेसिटी है पर डे। अगर पर वीक लेबर को नॉर्मल आवर्स 40 आवर्स वर्किंग अलाउड है कि गवर्नमेंट की तरफ से इसके सप्लायर सिर्फ 40 आवर्स पर डे वर्क कर, वो 40 आवर्स पर वीकली वर्क करवा सकता है अपनी लेबर से, तो 40 आवर्स वीकली वर्क के ऊपर ये प्रोडक्शन होगी उनकी। अगर आप उनसे 48 आवर्स ओवर टाइम पे करके करवा रहे हो तो सही है ना, लेबर राजी, आप राजी हो, लेकिन आप ओवर टाइम पे करके तो आप उनसे फिर एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करवा रहे हो, उनको एक्स्ट्रा यूटिलाइज कर रहे हो, बट इट इज़ नॉट सस्टेनेबल। कब तक होता रहेगा वो, लेबर एग्जॉस्ट ना हो जाएगी ना, तो इक्का दुक्का दिन हो सकता है, लेकिन जनरली तो आपकी फुल कैपेसिटी प्रोडक्शन यही होगी ना। हाँ, आप अगर उनसे 30 घंटा काम कराओ तो फिर वो है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के, वीकली सिर्फ 30 आवर्स करवा रहे हो। अच्छा, इसके ऊपर हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर अभी मजीद आगे पढ़ने से पहले एक और कॉन्सेप्ट समझना है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो आप समझ गए, उसी से ताल्लुक रखता हुआ है, उसी को समझाने के लिए मजीद है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, MOCB कहलाता है। असल यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब तो पता है, असल लफ्ज है मार्जिनल, जिसको समझना है आगे भी आता रहेगा ये इकोनॉमिक्स के अंदर। मार्जिनल का मतलब एक इजाफी चेंज की वजह से दूसरा इजाफी चेंज क्या हो रहा है, एक इजाफी चेंज की वजह से दूसरा इजाफी चेंज, दैट्स कॉल्ड मार्जिनल। मार्जिन कितना मतलब नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन को अभी जहन में नहीं ले आने से, हालांकि ताल्लुक वो भी रखेगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं इतना इनपुट करता हूं, ठीक है ना, इतना इनपुट करता हूं तो आउटपुट इतना निकलता है मिसाल के तौर पे। अगर मैं इनपुट को इतने से बढ़ा देता हूं और आउटपुट अगर मेरा इतने से बढ़ जाता है, ठीक है ना, तो ये जो वाइट कलर है इसका ताल्लुक इस ग्रीन कलर से है। इन दो का आपस में रिलेशन मार्जिनल का है कि एक्स्ट्रा इनपुट से जो एक्स्ट्रा आउटपुट जनरेट हुआ। मसलन समझो, इस बात को समझने के लिए मार्जिनल का लफ्ज समझना इंपॉर्टेंट है, इसलिए बाकायदगी से इसको समझा रहा हूं। दो लेबर मिलके एक दिन में 20 टेबल्स बनाते हैं, छोटे से टेबल्स बनाए 20। अगर एक लेबर, 3 लेबर मिलके टोटल 40 टेबल्स बना रहे हैं, पॉसिबल है, डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से स्पेशलाइजेशन क्रिएट होते हैं एवरीथिंग। तो ऑन एवरेज जहां पर आप कहोगे 40 नहीं करता, चलो मैं 39 कर देता हूं, ऑन एवरेज आप कहोगे पहले 20 डिवाइडेड बाय 2 थे, आप कहते हैं ऑन एवरेज एक लेबर 10 टेबल बना रहा है, और फिर 39 टेबल्स बन रही है डिवाइड बाय 3, तो एक लेबर ऑन एवरेज कितनी बना रहे हैं, 13 टेबल्स। लेकिन आप अगर मार्जिनल पूछोगे ना, मार्जिनली हमें एक्स्ट्रा लेबर इनपुट करने से जो कि एक लेबर ऐड किए, तो कितना फर्क आया, 19 चेयर्स का। दिस इज कॉल्ड मार्जिनल, ठीक है ना, एक के इजाफे से फर्क जो आना, दैट्स कॉल्ड मार्जिनल चेंज। क्लियर हो गई? तो इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में रहते हुए आप क्या देखोगे आगे, वो मैं इसलिए रफली बताना चाह रहा हूं क्योंकि ताकि वो आगे आए तो फर्स्ट टाइम ना आपके लिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आप देखोगे कि अगर आप मिसाल के तौर पे क्या चला रहे थे, कोई ऐसी मिसाल लेते हैं कि बुक्स प्रिंट कर रहे हो, ठीक है ना, बुक्स प्रिंट कर रहे हो और दूसरी तरफ मैगजीन्स प्रिंट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप
मिसाल के तौर पे 10,000 बुक्स प्रिंट करते हो तो 0 मैगजीन प्रिंट करोगे, ठीक है। अगर आप 30,000 मैगजीन्स प्रिंट करते हो तो 0 बुक्स प्रिंट कर रहे हो। ये क्लियर हो रही है? अब इस पे रहते हुए आपका कर्व है, कांस्टेंट भी हो सकता है। कांस्टेंट ये है, इसको अभी आप देखोगे क्या है कि जिस प्रोपोर्शन से मैगजीन्स कम होंगे, हर दफ़ा जितने से मैगजीन कम हो रहे हैं उतने से बुक में इजाफा हो रहा है, ठीक है। मसलन अगर आप 15,000 बुक्स बना रहे हो, वो मैगजीन्स प्रिंट कर रहे हो, तो बुक्स कितनी प्रिंट कर रहे हो फिर? 5,000, सही है। अब 15,000 की जगह आप 1000 इजाफा कर दो बुक में। लेट्स सपोज 16,000 कर लेते हो, 16,000 कहीं यहां पर आएगा, तो बुक में फिर उसी रेट से डिक्रीज आएगा, सही है। तो ये 1,000 इजाफे से जो जितना कमी आई है ना, कि मिसाल के तौर पे 1,000 बुक्स का इजाफा है तो कितनी कमी आएगी? तो ये तकरीबन 1/3 कर लो, 300 किताबों में कमी आएगी, या 1500 बुक्स में इजाफा हो रहा है। 16,500 बुक्स बना रहे हो, 15,000 की जगह 16,500 बुक्स बना रहे हो, तो उसकी जगह वो मैगजीन्स 16,500 मैगजीन्स बना रहे हो, तो उसकी जगह बुक्स कितनी बनेंगी? 4,500, ठीक है। अगर 30,000 मैगजीन बना रहे हो तो बुक्स कितनी बन रही है? 0। अगर आप मिसाल के तौर पे 0 मैगजीन बना रहे हो तो बुक्स कितनी प्रिंट हो रही है? 10,000, ठीक है ना। तो ये इसमें से अगर मैं 16,000 से लेकर मैं 30,000 मैगजीन्स तक जो गया, उस चेंज की वजह से इसमें जो चेंज आ रहा है वो मार्जिनल चेंज कहलाया। वो एक बुक का भी हो सकता है, 10 बुक्स का भी हो सकता है। मतलब आप एक स्टेप अप एक तरफ जा रहे हो तो दूसरी तरफ क्या कितना स्टेप्स डाउन हो रहे हो। दिस चेंज एक मार्जिन की वजह से दूसरा जो मार्जिन फर्क आ रहा है, दैट्स कॉल्ड मार्जिनल डिफरेंस। इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से मैंने अभी नहीं समझाया, मैं समझता हूँ, लेकिन अभी आप आगे जब समझोगे तो बात कनेक्ट हो जाएगी। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये दो नाम दिए हुए हैं इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को समझाते हुए, लेकिन आप अभी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को भूल जाओ। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझना खाली कि अगर मैं यूनिट कोई प्रोडक्ट ए है, उसके एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने में प्रोडक्ट बी का कितना लूज करूंगा, दैट्स कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए। तो जो लूज कर रहा हूं वो उसको ऊपर रखूंगा, चेंज इन बी ऊपर रखूंगा, डिवाइड बाय चेंज इन ए, क्योंकि आंसर मुझे कॉस्ट में चाहिए ना। जब आंसर कॉस्ट में चाहिए तो ऊपर लॉस रखना है कि मुझे कितना लॉस होगा पर यूनिट ऑफ ए, ठीक है ना। दैट्स द फॉर्मूला। तो मिसाल के तौर पे यूनिट ए जो है वो कोई कैलकुलेटर है, क्या है जो नीचे एक्स एक्सिस पे आपके लेट्स सपोज कैलकुलेटर है, और वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास कोई भी दूसरी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है। मिसाल के तौर पे कोई फिजिकल स्केल है, जो नहीं वो किचन स्केल जो तराजू होते हैं, ठीक है ना। तो वो किचन स्केल है और ये कैलकुलेटर है लेट्स सपोज। तो 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ ए के लिए कितना लॉस होगा बी में, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अब इसको मैं यहां पर यूं बनाता हूं एक लाइन आपके लिए, जिस लाइन को मैं क्या कहूंगा, ये लाइन क्या कहलाएगी? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है ना। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। मैं कह रहा हूं कि एक मेरे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है, जिसमें लेट्स सपोज 300 किचन स्किल्स बना सकता हूं। तो फिर मेरे पास कैलकुलेटर जो है ना वो लेट्स सपोज 300 से यहाँ पर है मिसाल के तौर पे 800 कैलकुलेटर बन सकते हैं। अगर 300 किचन स्केल बनाऊंगा 800 कैलकुलेटर बन सकते हैं। अगर मैं 600 किचन स्किल्स बना रहा हूँ तो मिसाल तौर पे 0 कैलकुलेटर बन रहे हैं, ठीक है। और अगर 0 किचन स्किल बना रहा हूँ तो लेट्स सपोज 1600 किचन स्किल बन रहे हैं, ठीक है। अब मेरे पास एक ऑल्टरनेटिव है, ये इस पॉइंट को मैं कहता हूँ पॉइंट एक्स, ठीक है ना। एक ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ, मतलब एक चॉइस
कि हम इस कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन मेरे पास ये है कि मैं B के, जो कि मेरा किचन स्केल है, उसके यूनिट्स बनाऊँ 300, और A के, जो कि मेरा कैलकुलेटर है, उसके बनाऊँ मैं 800 यूनिट्स। ठीक है ना, एक ऑल्टरनेटिव X है ये। अगर मैं ऑल्टरनेटिव Y पे जाता हूँ, ऑल्टरनेटिव Y मैं कह रहा हूँ ये है 1200। ठीक है, तो 1200 यूनिट्स ऑफ A, तो उसमें कितनी कमी आ रही है? 150। ठीक है, तो चेंज, ये वाला चेंज जो है मेरा बेनिफिट का है, और ये वाला चेंज का है लॉस इन प्रोडक्शन। सही ना, ये वाला गेन इन प्रोडक्शन है और ये वाला चेंज लॉस इन प्रोडक्शन है। तो जो लॉस हो रहा है मेरा वो ऊपर रखूंगा मैं। कितने से लॉस हो रहा है? 150 यूनिट का। ठीक है ना, और उसकी वजह से गेन कितना हो रहा है? 400 का। तो मेरी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मेकिंग एक्स्ट्रा 400 कैलकुलेटर्स क्या है? 150 यूनिट्स ऑफ किचन स्केल। ठीक है ना, और उसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो द आंसर विल कम 15/4 आएगा, 15/40 आएगा, उसके बाद 5 3s और 5 8s। ठीक है ना, 3/8। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? हर 8 कैलकुलेटर के बदले 3 किचन स्केल का लॉस। दैट्स कॉल्ड मार्क के हर इतने के बदले उतने का जो लॉस है, दैट्स कॉल्ड। तो लॉस ऊपर रखा, लेकिन ये लॉस इन प्रोडक्शन, क्योंकि आंसर मेरा लॉस में है ना। ठीक है, लॉस ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय गेन ऑफ आउटपुट। इसको अब आप मिसाल से पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि एक बिजनेस है जो अपनी फुल कैपेसिटी अगर बर्गर्स बनाने में लगा देता है, अपने FOP सारे बर्गर्स बनाने में लगा देता है, तो 1000 बर्गर्स पर डे प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन अगर वो बिजनेस चाहता है कि मैं तिक्का भी प्रोड्यूस करूं, तिक्के भी बनाऊं, तो हर तिक्का बनाने में वही लेबर है, लेबर नहीं बढ़ा सकते आप। सही ना, लेबर बढ़ा नहीं सकते, मशीन नहीं लगा सकते, सेम रिसोर्सेज है, सेम कैपिटल है, सेम लेबर है, जो कि सारी इंप्लॉय कर दीजिए तो 1000 बर्गर बन सकते हैं। अगर उसमें से कुछ लेबर जो है तिक्का बनाने में लगा दी तो बर्गर्स की क्वांटिटी कम हो जाएगी बनने की, राइट। उसकी इसने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाली नीचे, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या कह रहे? से द बिजनेस डिसाइड्स टू प्रोड्यूस 10 तिक्का। अगर बिजनेस 10 तिक्के बनाना चाहता है और उस 10 तिक्के बनाने के लिए उसको 50 बर्गर्स गिव अप करने पड़ते हैं, तो जो गिव अप करना पड़ रहा है वो ऊपर रखा और गेन इन प्रोडक्शन नीचे रखी 10 तिक्के। तो पर तिक्का बनाने के लिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 5 बर्गर्स, 5 बर्गर्स टू मेक ईच तिक्का। दैट्स कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी। हर एक तिक्का बनाया तो 5 बर्गर्स की कमी। ये मार्जिन का फर्क, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक बिल्कुल जनरल कॉन्सेप्ट है ना, कि किसी चीज को बनाने के लिए, कोई चीज अगर मैं बना रहा हूं तो उसके बदले कुछ नहीं भी बना रहा, तो किसी चीज से बेनिफिट हासिल कर रहा हूं, तो कोई एक चीज है जिससे बेनिफिट हासिल हो सकता तो वो नहीं कर पा रहा, सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो बिल्कुल जनरलाइज कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको कैलकुलेशन में लेके आते हैं तो उसका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से कैलकुलेट करते हैं कि कितने यूनिट्स ऑफ मेकिंग एक्स विल रिक्वायर हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ लूजिंग वाई। ठीक है ना, और इसको निकालते हैं लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ वाई डिवाइड बाय गेन इन आउटपुट ऑफ एक्स। क्लियर हो रही अब तक? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की 3 शक्ल, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की 3 शक्लें हैं। ये मैं दिखा तो रहा हूं, अभी थोड़ा समझाने की कोशिश भी करूंगा, ठीक है, लेकिन इवेंचुअली मैं बाद में दोबारा इसमें आऊंगा, अभी नहीं समझाना चाह रहा, अभी मैं बेसिक रखना चाह रहा हूं। ठीक है, क्योंकि जब ये समझोगे तो फिर वो समझ लोगे। इसी एग्जाम्पल, अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को आप एक एग्जाम्पल से समझो। सियाल स्पोर्ट्स, ठीक है ना, एक स्पोर्ट्स की कंपनी है, वो सियालकोट में बेस्ड होगी, प्रोड्यूसर ऑफ शूज एंड फुटबॉल्स। स्पोर्ट्स शूज होंगे ये कोई यकीनन, चलो खैर, शूज और फुटबॉल्स बनाते हैं, हैज वेरियस पॉसिबल प्रोडक्शन सिनेरियोज, अलग अलग सिनेरियोज इनके पास प्रोडक्शन के। द बिजनेस हैज अ कॉन्स्ट्रेंट, अलग अलग सिनेरियोज है प्रोडक्शन के, वो नीचे बता रहे हैं ABCDE, ये अलग अलग सिनेरियोज है, अलग अलग कॉम्बिनेशन है जिसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं दोनों चीजें। बिजनेस के पास कॉन्स्ट्रेंट क्या है? जगह बहुत है, लेकिन इनके पास लेबर एक कॉन्स्ट्रेंट है, लेबर एक लिमिटिंग फैक्टर है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से जो लेबर है वो लिमिटिंग है, वो सारी अगर एक तरफ लगा दी तो दूसरी तरफ कुछ भी नहीं बनेगा, या कुछ हिस्सा शूज को बनाने में लगा तो फुटबॉल बनाने के लिए कम लेबर बचेगी। ठीक है, इस तरह से
तो इस क्योंकि लेबर लिमिटेड है तो ऑल्टरनेटिव जिसके पास प्रोडक्शन के ना वो ए से लेकर ई तक है। ऑल्टरनेटिव ए क्या है, 20 पेयर्स ऑफ शूज अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो फुटबॉल 0 बनेगी। ठीक है, इसको मैं अपने बोर्ड के ऊपर ले लेता हूं। आपका जो अपना एयर सियाल कह रहा हूँ, असल में एयर सियाल एक कंपनी है, सियाल स्पोर्ट्स जो है, ठीक है, उसके पास जो ऑल्टरनेटिव्स हैं वो आपके ए से लेकर ई तक के हैं। ए आपका क्या कह रहा है कि अगर आपने 20 शूज़ बनाए तो आप फुटबॉल नहीं बना सकते एक भी, मतलब आपने अपनी तमाम रिसोर्सेज शू मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉय कर दी। ठीक है, बी दूसरा कॉम्बिनेशन है, ये ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन, ऑल्टरनेटिव मतलब चॉइसेस हैं। सी एक पॉसिबिलिटी है, डी एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना, और ई एक पॉसिबिलिटी के शूज़ बिल्कुल नहीं बनाओ तो फुटबॉल 16 बन सकती है। ठीक है, अब इसका जो कर्व है वो कैसा दिखेगा, इसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कुछ ऐसा नजर आएगा। ठीक है, कॉम्बिनेशंस आपने एक्स एक्सिस पे जो भी रखना है, शूज रख दिए, पेयर्स ऑफ शूज एक्स एक्सिस पे तो वाई एक्सिस पे फुटबॉल। अगर शूज 20 हुए तो फुटबॉल्स कितनी है, 0। ठीक है, अगर फुटबॉल 16 हुई तो शूज कितने, 0। फुटबॉल 16 है तो शूज 0 है। और ऐसा नहीं है कि 2 पॉइंट्स बनाए तो सीधी लाइन खींच दी, अभी तो हो गया, सिर्फ एक तरह का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नहीं है। मैंने बताया था ऊपर कि 2-3 तरह के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आप देखेंगे, तो अभी तो एक तरह का लग रहा है, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन वाला, क्योंकि डाटा भी वही वाला है कि हर 5 के लॉ, मतलब हर 5 शूज़, हर 5 पेयर्स ऑफ शूज़ जो आप फोरगो कर रहे हो तो उसके बदले 4 फुटबॉल मैन्युफैक्चर हो रही है। फिर 15 की जगह अगर आप 10 बनाते हो तो ये मार्जिनल जो फॉल इन शूज़ आ रहा है उसके बदले मार्जिनल गेन इन फुटबॉल इतना है। फिर मार्जिनल लॉस इन प्रोडक्शन ऑफ शूज़ 5 का अगर दें तो मार्जिनल गेन इन प्रोडक्शन ऑफ फुटबॉल फिर 4 का है, तो ये 5-5 से कम हो रहा है, वो 4-4 से बढ़ रहा है। अब क्योंकि ये 5-5 से कम और वो 4-4 से बढ़ रहा है तो डेफिनेटली आपकी स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। ठीक है, क्योंकि 5 यूनिट अगर शूज़ के कम करेंगे तो 4 यूनिट इसके बढ़ रहे हैं, फिर 5 यूनिट कम करेंगे फिर 4 यूनिट इसके बढ़ रहे हैं, तो वो पॉइंट्स उसी तरह से लगते रहेंगे हर दफ़ा। ठीक है ना, उसी प्रोपोर्शन में बढ़ते रहेंगे पॉइंट्स, तो ये स्ट्रेट लाइन बनाएगा। सही है, ये इस तरह का जो स्ट्रेट लाइन वाला कहलाता है ना, वो कहलाता है कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कांस्टेंट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपका पीपीसी का शेप क्या है, आपके पीपीसी के शेप जो है वो कांस्टेंट है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है कि आप हर दफा जो मतलब फुटबॉल बढ़ाना जितनी चाहोगे ना, तो फॉर एग्जांपल हर दफा 4 फुटबॉल ज्यादा बनाना चाहोगे तो हर दफा 5 पेयर्स ऑफ शूज की आपको कमी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर ये थोड़ा फर्क होता है डाटा में कि पहली दफा, मतलब पहला ऑल्टरनेटिव है कि 20 पेयर्स ऑफ शूज बन रहे हैं लेकिन फुटबॉल 0 बन रही है, फिर 4 फुटबॉल बनाने के लिए सिर्फ 1 पेयर ऑफ शू को कम करना पड़ा, फिर मजीद 4 फुटबॉल बनाने के लिए 6 पेयर्स ऑफ शूज कम करने पड़े, फिर मजीद 4 के लिए 10 पेयर्स ऑफ शूज कम करने पड़े, ऐसा भी तो हो सकता था। ठीक है, उस केस के अंदर क्या हो जाता, उस केस के अंदर फिर वो कर्व की सूरत आती जो कि मैं अभी दिखा रहा हूं आपको। तो बहरहाल इसको भी आपने देख लिया एज अ पिक्चर। ठीक है, इसको यहां समझे। ये जो इसके ऑल्टरनेटिव्स हैं इसमें रहते हुए द पीपीसी डायग्राम शोज, ये जो ऊपर पीपीसी डायग्राम है, शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ शूज एंड फुटबॉल। ठीक है, जो कि सियाल स्पोर्ट्स बना सकते हैं, कि उनका लेबर जो है वो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का मतलब लिमिटेड है, ये कांस्टेंट नहीं लिखा, कांस्टेंट, लेबर लिमिटेड है,
तो आपकी यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है स्ट्रेट लाइन वाला है, तो इसका मतलब क्या है, मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, आपका पॉइंट ए लेट सपोज ये वाला है जिसमें 20 पेयर्स ऑफ शूज़ हैं और फुटबॉल 0 है, ये वाला पॉइंट ए है, उससे पॉइंट बी पे जा रहे हो, मतलब 5 शूज़ कम बना रहे हो, 5 जोड़ी जूते कम बना रहे हो, तो फुटबॉल 4 बन रही है। या पॉइंट बी से पॉइंट सी पे आ जाओ तो उसमें भी 5 कम शूज़ तो 4 फुटबॉल्स में इजाफा, ठीक है ना। तो हमें ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बता रहे हैं कैसे कितनी आएगी, कि हर दफ़ा 5 पेयर्स ऑफ शूज़ के लॉस पे 4 फुटबॉल, तो इसका आंसर है 1.25, ठीक है ना, 1.25 पर फुटबॉल, ठीक है ना, क्योंकि फुटबॉल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना, तो पर फुटबॉल जो कॉस्ट आ रही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वही है, या जो लॉस आ रहा है आपको प्रोडक्शन में वही है, ठीक है ना। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मेकिंग फुटबॉल्स कितनी है, इक्वल्स टू 5 शूज फॉर एवरी 4 फुटबॉल्स विच इज 1.25 पेयर्स ऑफ शू फॉर पर फुटबॉल, ठीक है ना। और अगर आप चाह रहे हो उसको फ्रैक्शन में रखना तो फिर ये इसी तरह रखोगे, या 1/4 भी रख सकते हो, ठीक है, इसको प्रॉपर बना रहे हो तो। ये इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का केस है सेकंड वाला, जिसमें आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती जाने वाली है, सही है। केस 2 ये भी आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ही है, लेकिन इसके अंदर देखो डाटा किस तरह का है। अगर आपके एक भी फुटबॉल नहीं बना रहे तो आप शूज़ कितने मैन्युफैक्चर कर सकते हो, 20। अगर आपको 8 फुटबॉलें बनानी है तो शू सिर्फ 2 कम करने पड़ेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? लेट सपोज 5 लेबर है आपके पास, 5 हैं जो बनाने वाले हैं, वो 5 के 5 अगर शूज़ बना रहे हैं, ठीक है, तो कितने बनेंगे, 20, सही है। फुटबॉल एक भी नहीं बनेगी। लेकिन अगर वो 5 में से आपने कहा कि फुटबॉल भी मैन्युफैक्चर करनी है, तो आप सबसे पहले जो शूज़ के एक्सपर्ट है ना सबसे ज़्यादा, उनको फुटबॉल में नहीं डालोगे, सही है। आप सबसे जो शूज़ मैन्युफैक्चरिंग में इतना खास नहीं है उसको हटा दोगे तो 2 ही मार्जिनली आपको दो शूज़ 2 जोड़ी जूतों का नुकसान हुआ, लेकिन उसके बदले फुटबॉल आपके 8 बन गई। समझ आ रही बात? कि वो क्योंकि आपके पास तो ऐसी लेबर है ना कि जो ये भी बना सकते हैं वो भी बना सकते हैं। अब उनमें से भी तो ऐसा हो सकता है कि कुछ हो शूज़ में सिर्फ अच्छे, कुछ हो जो फुटबॉल में अच्छे हैं। तो सबसे पहले फुटबॉल में अच्छे वाला आपने पहला एक बंदा फुटबॉल बनाने डाल दिया तो 8 बना पा रहा है, बाकी जो सारे शूज़ में अच्छे वो एक तरफ हो गए, सही है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको कि नहीं, अगर सब एक जैसे तो पिछला कर्व था ना कि जितने वहां से कम करोगे उतने शूज़ कम होंगे, उसी प्रोपोर्शन में फुटबॉल्स बढ़ेगी। ये दूसरे तरह का बिजनेस है कि जिसके अंदर लेबर अलग अलग स्किल सेट किया है। यूँ सोचो, फिर आप दूसरे नंबर पे दोबारा से अब आप और फुटबॉल्स बनाना चाह रहे हो तो आपने 4 मजीद फुटबॉल्स के लिए 4 जोड़ी जूते का नुकसान किया। तो पहले केस ए से केस बी में जब ट्रेवल हो रहे थे तब आपका लॉस क्या था, शूज़ का 2 शूज़ लूज होकर रहे थे 8 फुटबॉल्स के लिए, तो आपका 1/4 आ रहा था, या 0.25 कर लो। एक फुटबॉल की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो 0.25 पेयर ऑफ शूज था फॉर ईच फुटबॉल, ठीक है ना, कि हर फुटबॉल के लिए आपको 0.25 शू का नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जब 8 फुटबॉलें बन रही हैं और सिर्फ 2 जोड़ी जूते कम हुए, ए से बी में ट्रैवल कर रहे थे जब। लेकिन जब आप बी से सी में ट्रैवल किए, ठीक है ना, तो क्या हुआ, आपके 18 से 14 जोड़ी जूते, ये दूसरा अल्टरनेटिव है। 18 से 14 जोड़ी जूते मार्जिनली कितना फॉल है, 4 यूनिट्स का। 4 यूनिट्स का लॉस है प्रोडक्शन में, जिसके बदले मार्जिनली गेन कितना है, 4 यूनिट्स का। तो हर फुटबॉल के लिए एक जूता कुर्बान करना पड़ा है, बढ़ गई मार्जिनल कॉस्ट। फिर अगले सी से डी पे ट्रैवल कर रहे हो अगर, तो कितने का फर्क है, कितना फॉल आ रहा है, 6 जोड़ी जूते। आप ये ए से बी पे है, बी से सी पे ट्रैवल कर रहे हो, और अब सी से डी की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर सी से डी पे ट्रैवल कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, 6 जोड़ी जूतों में लॉस हो रहा है प्रोडक्शन का, लॉस इन प्रोडक्शन और लॉस ऑफ आउटपुट ऊपर रखा, डिवाइड बाय गेन ऑफ आउटपुट। गेन ऑफ आउटपुट कितना हो रहा है, सिर्फ 3 का, सिर्फ 3 फुटबॉल बन रही है, तो पर फुटबॉल 2 जोड़ी जूतों का नुकसान।
तो पहले आप जीरो पर फुटबॉल 0.25 का नुकसान कर रहे थे जूते का, फिर पर फुटबॉल एक जोड़ी जूता, फिर पर फुटबॉल 2 जोड़ी जूते, फिर मजीद सिर्फ एक फुटबॉल और बनाने के लिए आपने 8 के 8 खो दिए जोड़ी जूते, क्योंकि वो बंदा सिर्फ जूते बनाना चाहता था, उसको या फुटबॉल पे लाया तो उससे बड़ी मुश्किल से एक बनी आखिरी बंदा। तो आपको एक फुटबॉल के बदले क्या अपॉर्चुनिटी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आई आखिरी स्टेप पे 8 जोड़ी जूते आपने कुर्बान किए सिर्फ एक फुटबॉल के लिए, समझ रहे हो? सो दिस इज, आपको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी समझ में आ गई होगी। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अगर हम सोचें इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, तो कर्व होगा डेफिनेटली, क्योंकि एक कांस्टेंट वो नहीं आ रहा ना, चेंज नहीं आ रहा, ठीक है? तो वो मैं दिखा देता हूं किस तरह से बनेगा। ये इसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब इसे गौर करो कर्व को, ठीक है? आपका सबसे पहले आपके पास ऑप्शन था ये वाला 20 यूनिट्स ऑफ शूज। 20 यूनिट्स ऑफ शूज बोल रहा तो मतलब 20 पेयर्स ऑफ शूज, एक यूनिट एक पेयर होता है ना, 20 पेयर्स ऑफ शूज तो 0 फुटबॉल्स, लेकिन 8 फुटबॉलें बना पा रहे हो, समझ आ रही है? मतलब टोटल मैक्स भी 16 बना पा रहे थे, उसके अंदर से आधी तो फुटबॉलें बना पाओगे, एक ऑल्टरनेटिव ये है, और सिर्फ 2 पेयर्स ऑफ शूज का नुकसान। क्लियर है? दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है? उसके बाद 12 फुटबॉलें बन रही हैं, तो 4 उनका नुकसान, 4 शूज का नुकसान, ठीक है? फिर बहुत सारे शूज का नुकसान कर रहे हैं आप, 14 की जगह 8 शूज से बन रहे हैं, और सिर्फ और सिर्फ कितना इजाफा आ रहा है, फुटबॉलें 12 से 15 तक जा रही हैं, और उसके बाद एक मजीद फुटबॉल के लिए आप 8 पेयर्स ऑफ शूज लूज कर रहे हो। इकोनॉमिक्स बिकम्स ब्यूटीफुल हियर। अगर आप आइडेंटिफाई कर जाओ ना कि आपकी एक्सपर्टीज, लेबर की एक्सपर्टीज किस तरह डिवाइडेड है, तो आप ये समझ जाओगे कि बस किस बंदे तक मुझे जो है ना ट्रांसफॉर्म करना है कि भाई आप शूज नहीं, आप फुटबॉल बनाओ। उसके बाद अगर मैंने मजीद बंदा यहां से ट्रांसफॉर्म करके रीशेप करके उस तरफ रख दिया, या मजीद रिसोर्सेज को यहां से रीशेप करके दूसरी तरफ रख दिया, तो दूसरी तरफ इतना गेन नहीं होना जितना यहां से लॉस हो जाना। समझ आ रही बात? सो दैट्स वेयर द डिसीजन मेकिंग कम्स इन बिटवीन। सही है? अच्छा जी, लेट सपोज, ऐसे ही बेसिक सवाल है, लेट सपोज अगर दोनों फुटबॉल और शूज दोनों का रॉ मटेरियल कॉस्ट इनपुट सेम होता, ठीक है ना, तो आप कब तक लेबर को ट्रांसफॉर्म करते यहां से वहां, जब तक आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1 नहीं आ जाती, 1/1, ठीक है? क्योंकि हर एक फुटबॉल बनाने के लिए एक जोड़ी जूते का नुकसान हो रहा है ना, तो उसमें आपको यू आर इनडिफरेंट, क्योंकि शू नहीं बनाओगे तो फुटबॉल बनाओगे तो वही कॉस्ट लगनी है और वही मुनाफा होना है, वही प्रॉफिट होना है, आइदर मेक दिस और दैट। लेकिन उससे एक ज्यादा यूनिट अगर आपने फुटबॉल बनाने के लिए कोशिश की तो शूज से बहुत बड़ा सेक्रीफाइस कर सकते हो, फिर आपकी मेकिंग पर फुटबॉल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। सही है? सो टॉक अबाउट दिस। आपने जो है इस केस के अंदर मैं बोलूं तो ये वाला पॉइंट है ना, बी से सी तक आए, ठीक है? जिस पॉइंट पे आप बी से सी तक आए तो 4 जोड़ी जूते कम बने, तो मतलब 4 जोड़ी जूतों पे कम आपको प्रॉफिट होगा, उसके बदले 4 फुटबॉलें बन गई, तो वही प्रॉफिट रिकवर हो जाएगा यहाँ से। लेकिन यहाँ पर यह पता चल गया कि जितना प्रॉफिट लूज का उतना ही बन गया, तो अब आप न्यूट्रल हो, कोई फायदा नहीं है। लेकिन इससे एक स्टेप ऊपर गए आप, मजीद फुटबॉल, तो 3 फुटबॉलें बनेंगी, लेकिन जो लॉस होगा ना आपका वो 6 जोड़ी जूतों का होगा, एंड दैट विल बी अ बिग लॉस। समझ आ रही है? सो दिस हेल्प्स यू आइडेंटिफाई दैट पॉइंट कि जिसके बाद आपने ट्रांसफॉर्मेशन रोक देनी है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहलाता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये हो गया आपने अपनी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको ट्रांसफॉर्म किया, उनको रीशेप किया कोई और चीज बनाने के अंदर। सही ना? तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लफ्ज जो है वो ये बताता है कि किस तरह से आपने, मिसाल के तौर पे, हर एक फुटबॉल बनाने के लिए जितना भी आपने लूज किया शूज को, वो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आउटपुट के नजरिए से बात करता है, और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इनपुट के नजरिए से बात करता है कि आपने
कितनी लेबर या जो भी आपका लिमिटिंग फैक्टर हो, कितनी लेबर जो है आपने जो है ना एक फुटबॉल बनाने के लिए लगा दी, ट्रांसफॉर्म कर दी, कि उसके बदले आपको कितना शूज में से लॉस हुआ। सही ना? तो दोनों कहने को तो सेम टर्म्स हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्म करने के पीछे के लफ्ज के पीछे लॉजिक है कि आपने अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ट्रांसफॉर्म किया, मतलब यहां से चेंज की डायरेक्शन कुछ और बनाने के लिए एक्स एक्सिस वाली प्रोडक्ट से डायरेक्शन चेंज करके वाई एक्सिस वाली प्रोडक्ट पे ले जाने लगे, तो आपने लेबर को ट्रांसफॉर्म किया। ठीक है ना? तो उस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से मार्जिनली आपको क्या लॉस इन प्रोडक्शन हो रहा है दूसरे यूनिट को के अंदर टू गेन द अदर यूनिट। ठीक है, पर ये इंटरचेंजेबली आप यूज कर सकते हैं टर्म्स को एट दिस पॉइंट। इवेंचुअली आपको इसका फर्क समझ में आ जाएगा, माइनर सा जो भी है। ठीक है, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की एक और बात बता दूं, यहां पर यहां तक पहुंचे तो आप इधर वे देख लो, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही रहेगी। आप कहोगे उधर भाई अगर हम फुटबॉल अगर पहले मैन्युफैक्चर करने को सोचते हैं और उसकी नजरिए से शूज को देखते हैं, तो यूं देख लो भाई कि अगर मैं 16 फुटबॉल्स बना रहा हूं, ठीक है ना, तो एक भी शू नहीं मैन्युफैक्चर कर, राइट? तो शू मैन्युफैक्चरिंग 0 है। 16 फुटबॉल हैं तो शू 0 मैन्युफैक्चर कर रहा हूं। फुटबॉल यहां रख दी और शूज यहां रख दी। सही, मैंने 8 फुटबॉलें बना पाऊंगा और सिर्फ 8 शूज बना पाऊंगा, मैं 8 शूज बना पाऊंगा सिर्फ एक फुटबॉल के नुकसान पर। 16 से 15 पे आई, तो 8 शूज का गेन है, सिर्फ एक का लॉस है, तो लॉस क्या है 1 डिवाइड बाय गेन कितना है 8, तो कितना बना 0.125 पर शू। कितनी फुटबॉल लूज करो? 0.125 फुटबॉल लूज करो पर शू। ठीक है, उसके बाद दूसरे अल्टरनेट पे आते हैं कि अगर आप मिसाल के तौर पे 14 फुटबॉल आप 14 जोड़ी जूते बनाने जाते हो अगर, तो फुटबॉलें आपकी कितनी कम हो जाती हैं? 3 और कम हो जाती है। सो 6 शूज का गेन है और फुटबॉलों का लॉस कितना है 3, तो दूसरी तरफ कितना हो रहा है 3 फुटबॉलों का लॉस ऊपर 6 शूज का गेन, तो क्या आ गया 0.5 पर शू। 0.5 फुटबॉल आप पर पेयर ऑफ शू लूज कर रहे हो। क्लियर हो? इंक्रीज हुई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आप चाहे फुटबॉल से शू की तरफ डिसीजन मेकिंग देखो या यहां से वहां की तरफ देखो, दोनों सूरतों में कर्व जो आउटसाइड की तरफ फूला हुआ कर्व है ना, कॉनकेव कहलाता है। ये ओरिजिन ये आपका यहां से ये वाला हिस्सा यूं कॉनकेव होता है, ओरिजिन से कॉन्वेक्स ये होता है। ठीक है ना? तो ओरिजिन से कॉनकेव मिलेगा आपको, इधर आप फुटबॉल से शू की तरफ जाए, शू की से फुटबॉल की तरफ आओ। और यूजुअली यही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है हर बिजनेस का, क्योंकि हर बिजनेस की कोई ना कोई स्पेशल लेबर होती है जो कि स्किल हो चुकी होती है। तो आप अगर किसी दूसरी प्रोडक्शन एक्टिविटी में डालना चाहोगे ना, तो जो सबसे मोस्ट स्किल्ड है ना, जिसको अगर मैंने वहां से कहीं और मूव किया तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा मेरा, तो उसको आप नहीं, उसको वहीं रहने दोगे, उसको नहीं छेड़ोगे, आप उसकी जगह किसी और को दूसरी तरफ पहले लेके जाओगे। सही ना? फिर आहिस्ते आहिस्ते उसमें बेटर होते चले जाओगे, फिर दूसरों को लेके आओगे आहिस्ते आहिस्ते करके, राइट? सो दिस इज हाउ इट विल हैपन। इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ये वाले कर्व इसी शेप का कर्व होता है यूजुअली बिजनेसेस का। ठीक है, तीसरे शेप की यहां पर मिसालों में बात नहीं की गई, लेकिन मैं आपको ऊपर दिखाता हूं। तीसरा शेप जैसे ना, ये इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला शेप, ये डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये कांस्टेंट है। आप 25 से जितना 25 से कम करोगे तो 10 से बढ़ रहा है, फिर 25 से और कम करोगे फिर 10 से बढ़ेगा, फिर 25 से और कम करोगे फिर 10 से बढ़ रहा है। तो जितने गन्स कम करते चले आ रहे हो उतना बटर बढ़ता जा रहा है। सही ना? हर 25 गन्स कम प्रोड्यूस करने से 10 बटर प्रोड्यूस हो रहे हैं। बिल्कुल अजीब सा कॉम्बिनेशन, बट इट हैपेंस। आपके ये इसी तरह से इकोनॉमिक्स के अंदर आप देखते हो चीजों को। बहरहाल सही है, तो हर दफा सेम रेट हो गया ना, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सेम हो गया, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेम हो गई कि हर दफा 25 कम कर रहे हैं तो उसके बाद 10 बढ़ रहा है। तो जो लॉस है वो 25 का हर दफा और गेन है 10 का है, तो 2.5 पर बटर, 2.5 गन्स लॉस्ट पर बटर मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, ये कांस्टेंट है आपका। कांस्टेंट का मतलब ये नहीं तो 1-1 ही आ रहा हो आंसर। कांस्टेंट का मतलब ये होता है आप जिस ऑल्टरनेटिव से जिस भी ऑल्टरनेटिव पे आ रहे हो, जो पहले ऑल्टरनेटिव पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वही मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसी भी ऑल्टरनेटिव पे आए। ठीक है, और इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो ऊपर था, ये कॉनकेव था, और डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कर्व यूं होता है, कॉन्वेक्स शेप में होता है। ठीक है, ओरिजिन से कॉन्वेक्स होता है कि शुरू में आपने सिर्फ एक फुटबॉल जो है ना एक्स्ट्रा बनाई, अगर केस ये होता
क्या आप शू बना रहे थे 20 और फुटबॉल 0, आपने सिर्फ एक फुटबॉल बनाई और शू 20 से 10 पे चले गए, फिर एक के बाद 4 फुटबॉलें बनाई और ये 10 से 6 पे आए, तो पहली फुटबॉल बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी ज्यादा है। उसके बाद 3 और फुटबॉलें बना ली लेकिन सिर्फ 4 शूज कम हुए। पहली फुटबॉल बनाई तो 10 जोड़ी जूते कम हो गए, फिर 3 और फुटबॉलें बनाई तो सिर्फ 4 जोड़ी जूते कम हुए, फिर 10 फुटबॉलें और बना दी, मतलब 14 फुटबॉलें पर ले गए, 10 और बना दी और ये सिर्फ 3 कम हुए, मिसाल के तौर पे 3 रह गए, 3 की कमी है, तो 14 फुटबॉलें और 3 शूज, और हो सकता है ये 0 हो जाए और ये जो है ना मिसाल के तौर पे एक और बड़ा मैं 30 कर दूं, तो यहां पर क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि जो लॉस हो रहा है ना, पहला लॉस कितना था 10 और उसके बदले 1 फुटबॉल बननी थी, दूसरा लॉस कितना था 10 से 6 पे गया, तो 4 का लॉस हुआ ना, 10 से 6 पे जाना, उससे 1 से 4 पे चला गया, तो मार्जिनल इंक्रीज कितना आया 3 का, 4/3, फिर उसके बाद लॉस 3 का हुआ, 3 फुटबॉल्स लूज की, उसके बदले 10, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पहले 10/1 इज 10, कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है पर फुटबॉल। उसके बाद 1.33 लूज कर रहे हो शूज, पहले 10 जोड़ी जूते लूज कर रहे थे सिर्फ एक फुटबॉल के लिए, अब सिर्फ 1.33 जोड़ी जूते लूज कर रहे हो पर फुटबॉल, और उसके बाद तो 0.3 पेयर ऑफ शू, बहुत मतलब एक जोड़ी जूता भी नहीं हुआ है, तो ठीक है ना, एक जोड़ी जूते से भी कम, आधे जोड़ी जूते से भी कम आप लूज कर रहे हो पर फुटबॉल के इस अल्टरनेटिव में, और 3 से 0 पे गया और ये कितना चला गया 16 से इंक्रीज, तो 16/3, तो फिर और 3/16, फिर 3/16 तो और कम आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रही है आपकी, ये डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जब आप कर्व बनाओगे ना तो इट विल बी मोर लाइक दिस। क्लियर है? ये भी पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है, मिसाल के तौर पे आपका पहला जो यूनिट है ना वो सबसे मुश्किल रहा बनाना, क्योंकि उसके लिए रिसर्च डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा आपकी रिसोर्सेज वहां लग गए, तो जूते का काम डिस्टर्ब हो गया। लेकिन एक दफा जो पहला यूनिट बनाना सीख लिया, फिर उसके बाद ट्रेन किया फौरन अगली लेबर को, अगली सेट ऑफ लेबर, वो जो 10 जूते बना रही थी उसमें से 4 जूते कम करा दिए, उसको यहाँ लेके आया, तो वो लेबर सेट होकर डायरेक्ट 4 फुटबॉल, 3 इजाफी फुटबॉलें बना गए, समझ रहे हो? तो पीछे से लाइन बन गई है। बाद में जो इतना सेट कर दिया लेबर को कि पहले 14 जोड़ी जूते बन रहे थे और 14 फुटबॉलें बन रही थी, 3 जोड़ी जूते बन रहे थे, फिर 3 से 0 जोड़ी जूते हो गए, आखिरी लेबर भी यहाँ ले आया और उस एक के आने से 16 फुटबॉलों में इजाफा हुआ। ये बात समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ? डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होती चली आ रही है, ठीक है, कम लॉस कर रहे हो आप गेन के बदले। सो दैट कर्व, लेकिन मैंने उस कर्व को, जैसे ये वाले कर्व जो है ना, ये वाली वर्किंग सियाल स्पोर्ट्स वाली मैंने स्ट्रेट लाइन वाली दिखा दी और इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाली दिखा दी। सियाल स्पोर्ट्स के मैंने डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला केस नहीं बनाया। पॉइंट्स अंडर ऑन एंड बियॉन्ड अ पीपीसी, मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर वाला पॉइंट क्या इनएफिशिएंट है। क्या आप अंदर पॉइंट ए पे प्रोड्यूस तो कर सकते हैं, बट इसका मतलब आपकी लेबर जो है ना कहीं आइडल बैठी हुई है, फारग बैठी हुई है, सही ना। उमूमन जो बिजनेसेस पाकिस्तान में बिलखुसूस, बिकॉज रमज़ान बाकायदा मनाया जाता है, तो वो लेबर जो रोज़ा नहीं भी रख रही हो वो भी पूरा रमज़ान मनाती है, ठीक है ना, तो वो सारे फारग बैठे होते हैं, बहुत लेट आते हैं, पूरी रात नाइट मैच खेल रहे हैं, वो लेट आ रहे हैं, सुस्त पड़े हुए हैं, फिर एक पॉइंट के बाद काम नहीं कर रहे, तो उस वक्त जो है ना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से बहुत नीचे आप प्रोड्यूस कर रहे होते हो, इनएफिशिएंट प्रोडक्शन चल रही होती है। हालांकि कैपेसिटी है आपकी फैक्ट्री की प्रोड्यूस करने की, बट यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल द लेबर, ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के किसी भी जगह डॉट डाल दो, इस कर्व की लाइन के ऊपर किसी भी जगह प्रोडक्शन पॉइंट बना सकते हो, जैसे ये प्रोडक्शन एक पॉइंट है, ये भी है, यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, वो सारे अटेनेबल है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ अटेनेबल नहीं है। तो सी अटेनेबल नहीं है। सी कब तक अटेनेबल नहीं है? तब तक अटेनेबल नहीं है जब तक आप लेबर की क्वांटिटी या क्वालिटी में इजाफा ना कर दो, या मशीनरी की क्वालिटी या क्वांटिटी में इजाफा ना कर दो। मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्वालिटी और क्वांटिटी में जैसे इजाफा करोगे तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आउटसाइड शिफ्ट हो सकता है, लेकिन ये शॉर्ट रन में नहीं हो सकता, ये छोटे दौराने में नहीं हो सकता, ये लॉन्ग रन में हो सकता है। शॉर्ट और लॉन्ग रन का फर्क हम आगे पहले थोड़ा सा रफली डिस्कस किया था कि लॉन्ग रन वो टाइम पीरियड होता है जिसमें आप अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को वेरी कर सकते हो, मतलब उनमें कोई रद्दो बदल लेके आ सकते हो। लेकिन शॉर्ट रन में आप लेबर को नहीं बढ़ा सकते फौरी तौर पे, आप उनको ट्रेन भी नहीं कर सकते। तो शॉर्ट रन में मैक्सिमम कैपेसिटी पे ही आप प्रोड्यूस कर सकते हो,
ठीक है। फिर मूवमेंट्स, अच्छा ये तो अभी हम ये तो प्रोडक्शन पॉइंट्स मैंने बता दिया, बाहर वाला इम्पॉसिबल है, अंदर वाला पॉसिबल है लेकिन इनएफिशिएंट है, और ये वाले भी पॉसिबल है ऑन द कर्व। और यहाँ पहले आपका एक ऑल्टरनेटिव ये था प्रोडक्शन ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, आप उसकी जगह इस पॉइंट पे बना रहे हो, दिस इज कॉल्ड मूवमेंट अलोंग द कर्व। एक कर्व के अंदर रहते हुए मूवमेंट अलोंग द कर्व इज डिफरेंट एंड शिफ्टिंग द कर्व इज डिफरेंट, ठीक है ना। मतलब आप बी आपके पास ऑल्टरनेटिव था, उससे आप एक्स पे आ सकते हो, दिस इज कॉल्ड मूवमेंट अलोंग द कर्व। चाहे बी बनाओ, एक्स बनाओ या वाई बनाओ, ये तीनों ऑप्शंस आपके लिए मैक्सिमम रिसोर्सेज को अप्लाई करके आएंगे। लेकिन आप कौन सा कॉम्बिनेशन बनाओगे? आप वो कॉम्बिनेशन बनाओगे जिसमें आपको इकोनॉमिक प्रॉफिट सबसे ज्यादा प्रॉफिट है। हो सकता है शूज में ज्यादा प्रॉफिट आता हो, तो आप ज्यादा शूज बनाने की करोगे, मिसाल तौर पे वाई ज्यादा शूज, लेकिन इससे ज्यादा शूज बिक नहीं सकते, तो फिर बाकी लेबर का आप फुटबॉल भी बनाओगे, ठीक है। सो दिस इज लाइक मूवमेंट अलोंग द कर्व। अच्छा, आप रीड करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। अगर आप ऑल्टरनेटिव बी से ऑल्टरनेटिव एफ एक्स पे जा रहे हो, तो आप कितने यूनिट्स ऑफ बी कुर्बान कर रहे हो? तकरीबन यहां थे तो यहां से यहां तक आ रहे हो, ठीक है। लेकिन उसके बदले शूज ऑल्टरनेट बी के अंदर शूज इतने बना पा रहे थे पहले, और फुटबॉल इतनी बना पा रहे थे 12 के करीब, 12 और 14 है शायद ये, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्स पे बना रहे हो तो फुटबॉल शूज कितने बना रहे हो? तकरीबन 8, और उसके बदले फुटबॉल कितनी बन रही है? तकरीबन 15। तो यहाँ से वहाँ का कॉम्बिनेशन जो है ना, वो ये है कि बी के अंदर कॉम्बिनेशन बी से कॉम्बिनेशन एक्स पे जाते हो, तो कॉम्बिनेशन बी में क्योंकि आप 14 शूज़ बना रहे थे, लेकिन कॉम्बिनेशन एक्स में अब आप शूज़ कितने बना रहे? सिर्फ 8, तो 6 शूज़ की कमी पे फुटबॉल का इजाफा कितना हुआ? 12 से 15 पे चली गई, 3 फुटबॉलों का इजाफा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर जो फुटबॉल है वो क्या है? 2 शूज लॉस्ट पर फुटबॉल, ठीक है ना। या यहां पर लिखी हुई इसकी डिटेल्स आप पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ लिखा हुआ है ना, एडिशनल 3 यूनिट्स ऑफ फुटबॉल्स बनाने के लिए रिडक्शन ऑफ 6 पेयर्स ऑफ शूज। तो पर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसमें क्या आई? पर फुटबॉल कितनी आई? 6 पेयर्स लूज किए तो 6 ऊपर रखा, डिवाइड बाय 3 पेयर्स, 3 फुटबॉल बनाए, 3 नीचे रखा, तो 6 डिवाइड बाय 3, 2 पेयर्स ऑफ शूज लॉस्ट फॉर ईच फुटबॉल प्रोड्यूस्ड, दैट्स मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। फिर एक सवाल पूछा गया है आपसे, वो आप इसकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसके जवाब में यहीं लिख दोगे कहीं पे, कि अगर बी से एक्स पे नहीं जाते बल्कि बी से वाई पे जाते तो क्या होता? और बी से वाई पे जाते, ये नहीं कि बी से एक्स पे आ गए अब एक्स से वाई देखें, चाहो एक्स से वाई भी देख लो, लेकिन सवाल ने आपसे ही नहीं बोला, सवाल ने आपसे पूछा बी से वाई पे जाओ, सी तो बना ही नहीं सकते। एक इसकी कंक्लूसिव स्टेटमेंट और दे दूं मूवमेंट्स अलोंग द कर्व पे, कि आप मैक्सिमम ऑन द कर्व प्रोड्यूस कर सकते हो कुछ, ठीक है ना। अगर आप यहां का सोच रहे हो तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी नहीं है, सही है। ये अचीवेबल है, ये अचीवेबल है, ये अचीवेबल है, और ये भी अचीवेबल है। जो अंडर द कर्व है तो वो रिसोर्सेज तो आपके पास है ना, आपके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इतने हैं कि वो 10 पेयर्स ऑफ शूज और 10 फुटबॉलें बनाए, लेकिन ये अंडर प्रोडक्शन है, क्योंकि 10 फुटबॉलें बनाते हुए आप या तो तकरीबन 17 पेयर्स ऑफ शूज बना लेते, ठीक है ना, ये 16 बनेगा, जो भी बनेगा, ठीक है ना, कि 10 फुटबॉलें बना लेते तो 17 पेयर्स ऑफ शूज बना लेते, 10 की क्या तो क्या शूज की, ठीक है। जब पॉसिबिलिटी इतनी है, या तो अगर 10 शूज बना रहे थे तो फिर आप फुटबॉल ज़्यादा बना लेते, फुटबॉल्स आप तकरीबन 14-15 बना लेते, ठीक है ना। तो आप 10 शूज़ और 10 फुटबॉल के कॉम्बिनेशन को बना रहे तो आप फिर इनएफिशिएंट प्रोडक्शन है आपकी। इनएफिशिएंट प्रोडक्शन का मतलब क्या है? कि आपने अपने पॉइंट ए का मतलब क्या है कि आपने एफओपीज को एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं किया, और उसको एफओपीज वैसे लिमिटेड रिसोर्सेज है और उनको आपने ज़ाया भी किया, तो मार्केट की कुछ डिमांड आपने नहीं फुलफिल की, कुछ वांट्स लोगों की अनफुलफिल्ड रह गई। तो एक मार्केट
जो कि फुलफिल की जा सकती थी वो नहीं फुलफिल की आपकी इनएफिशिएंट प्रोडक्शन डिसीजन की वजह से, तो आप मार्केट को फेल कर गए, पूरे तौर पे नहीं लेकिन किसी हद तक फेल कर गए, राइट। आप ये भी कह सकते हो इतनी भी तो डिमांड लोगों की जो ख्वाहिश है चीज़ों की, लेकिन पॉइंट ये है कि ये पॉसिबल नहीं है हमारे पास इसको मैन्युफैक्चर करना, सही ना। सो वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट फेलियर कि जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं, लेकिन जिसकी पॉसिबिलिटी थी उसको इनएफिशिएंटली आपने यूटिलाइज किया अगर, तो उससे मार्केट का कुछ हिस्सा जो फेल हुआ, वी विल टॉक अबाउट दैट, ठीक है ना। सो ए इज नॉट अ गुड पॉइंट टू बी। एनीथिंग ऑन द कर्व इज समवेयर कि आप अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूटिलाइज मैक्स कैपेसिटी पे, मतलब अपने फुल ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कर लो, ठीक है ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पे। अब उसमें रहते हुए ये आपका काम है डिसाइड करना कि आपके लिए कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा है। आप ज़्यादा हो सकता है आप कहोगे मैं 20 पेयर्स ऑफ शूज़ बना लूँ और एक भी फुटबॉल नहीं बनाऊँ, क्योंकि शूज़ में बेनिफिट ज़्यादा है, बेस्ट है। अगर आपको शूज़ के अंदर जो है ना ज़्यादा प्रॉफिट बच रहा है फुटबॉल की बनिस्बत, तो फुटबॉल आपका सेकंड बेस्ट अल्टरनेट कहलाया, तो आप शूज़ सबसे ज़्यादा बनाओगे। लेकिन शूज़ की डिमांड ही इतनी नहीं है, कितनी डिमांड है, सिर्फ इतनी है। तो अगर इतनी डिमांड है शूज़ की, तो इतनी डिमांड में रहते हुए फिर आप फुटबॉल्स इतनी बनाओगे, राइट। लेट्स सपोज शूज़ की डिमांड कितनी है, 18 पेयर्स की डिमांड है, ठीक है। तो आप फुटबॉल्स कितनी बनाओगे, 8 तो बनाओगे, सही है। लेकिन ये 2 कम पेयर्स ऑफ शूज़ इसलिए बनाए क्योंकि डिमांड नहीं है, तो फायदा क्या बना के रखेंगे लेफ्ट ओवर स्टॉक। ये भी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं कहलाए, इससे बेहतर है कि आप फुटबॉल भी 8 बना लो, सही। सो दिस इज मूवमेंट अलोंग द कर्व, के ऑन द कर्व रहते हो आप कोई भी प्रोडक्शन डिसीजन सोच सकते हो, लेकिन जिस भी डिसीजन पे जाओगे, जैसे बी से आप एक्स पे आना चाह रहे हो, तो यकीनन आप कुछ पेयर्स ऑफ शूज लूज करोगे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फुटबॉल्स, ठीक है। या अगर बी से आप वाई पे जाना चाहते हो तो आप पेयर्स ऑफ शूज की प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, लेकिन बी पॉइंट्स पे जितने फुटबॉल बन रहे थे उससे कम बनेंगी फुटबॉल्स, ठीक है ना, इस वाई पॉइंट पे। क्लियर? मूवमेंट्स अलोंग द कर्व इज वन थिंग, द अदर थिंग इज शिफ्ट। आपका मूवमेंट अलोंग द कर्व को अब एक सेकंड के लिए आप भूल जाओ और सोचो कि अगर मैं कहूं कि मेरी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ही बढ़ जाए, वो कैसे बढ़ सकती है? वो ऐसे बढ़ सकती है कि मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज आए। जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लैंड, लेबर, कैपिटल, इनमें इजाफा हो जाता है, या एंटरप्राइजेस ज़्यादा खुल जाती है, ठीक है ना, तो इनमें इजाफा हो जाता है। तो इनमें इजाफा होने से कल तक जो पॉसिबिलिटीज इतनी थी ना, अब मजीद लेबर आपके पास आ गई, मजीद मशीनरी आ गई, तो आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी आउटवर्ड शिफ्ट हुई। क्या आप अगर तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगा देते हो तो आप कल तक 16 बना पा रहे थे सिर्फ फुटबॉल, अब आप 18 बना पाओगे अगर सिर्फ फुटबॉल बनाते हो। और अगर आप ट्राई टू मेक द कर्व एज गुड एज आई कैन, ठीक है, और अगर आप तमाम रिसोर्सेज लगा देते हो इसके ऊपर शूज बनाने पे, तो आप कल तक तमाम रिसोर्सेज के जरिए 20 बना पा रहे थे, लेकिन अब क्योंकि आपकी रिसोर्सेज में इजाफा हो गया, ठीक है, तो आप 20 की जगह 23 जोड़ी जूते बना सकते हो अगर सिर्फ जूते बना रहे हो, और कॉम्बिनेशन भी उठा लो अगर, तो हो सकता है कल तक जो इम्पॉसिबल पॉइंट था ना, जैसे यहाँ का पॉइंट इम्पॉसिबल था कल तक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर, लेकिन जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बढ़ गई तो ये कर्व अचीवेबल है, ये वाला पॉइंट, ये प्रोडक्शन पॉइंट अचीवेबल है, ठीक है। जिस पॉइंट के ऊपर क्या है, उस पॉइंट पे तकरीबन 13 जोड़ी जूते हैं, ये इस पॉइंट की सीध में देखो 13 जोड़ी जूते हैं और तकरीबन 17 फुटबॉलें बन सकती हैं, जबकि पहले ये पॉसिबल नहीं था। Why did it become possible? Because of your increase in production possibility. How production possibility increase? Because of the increase in factors of production. How can factors of production increase? Factors of production increase in two ways: quality and quantity. कि या तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की तादाद बढ़ जाएगी, लेबर की तादाद बढ़ सकती है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक मुल्क है जहां पर लेबर आ रही है दूसरे ममालिक से, क्योंकि वो मुल्क बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी वाइज बहुत अच्छा है, तो दूसरे ममालिक से लोग एग्जिट लेके, मतलब एमिग्रेट करके किसी मुल्क के अंदर आ रहे हैं, इमिग्रेट कर रहे हैं किसी मुल्क के अंदर, आने का मतलब इमिग्रेट। तो अगर किसी मुल्क के अंदर इमिग्रेंट्स हैं, मतलब दूसरे ममालिक से स्किल्ड लेबर आ रही है, तो वो मुल्क की क्वांटिटी बढ़ गई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। कौन सा फैक्टर बढ़ा? लेबर। क्वांटिटी में इजाफा के लेबर की, तो लेबर बढ़ने से क्या हुआ, स्किल्ड लेबर बढ़ने से क्या हुआ, मुल्क की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज बढ़ गई, ठीक है। और मुल्क 2 गुड्स नहीं बनाता सिर्फ, ये तो 2 गुड्स मिसाल के तौर पे लिखे हैं, ठीक है, वो पता नहीं सैकड़ों हजारों लाखों किस्म के गुड्स बनाता है। अच्छा, क्वांटिटी में इजाफा ही काफ़ी नहीं है, हो सकता है क्वांटिटी उतनी हो, मुल्क में लेबर उतनी हो, लेकिन नए प्रोडक्शन टेक्निक्स उनको सिखा दी गई, तो क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आ गई।
नए सॉफ्टवेयर आ गए आपके, बेटर टेक्नोलॉजी आ गई, तो इंप्रूवमेंट। मिसाल के तौर पे जापान का पॉपुलेशन पिरामिड है, एक ज़माने में जो 0 की एज या 10 की एज वाले पॉपुलेशन के लोग थे ना, वो इतने, अगर ये मिलियंस में है तो इतने मिलियंस फीमेल और इतने मिलियंस मेल, तो वो जब बढ़ते चले गए आगे, अभी 1930s है, 1995 तक आए तो ये जो हिस्सा है ना, ये वाला सारा हिस्सा ये यहाँ तक पहुँच चुका है, सही ना, तकरीबन 60 साल के हो गए। उसके बाद बर्थ रेट इतना नहीं है, सही है, और छोटा। और 2025 तक अगर आए तो ये वाले जो हिस्से थे, ये वाले लोग थे, ये और ऊपर यहाँ पहुँच गए, ये वाले तो गुजर चुके, ये तो बहुत ऊपर और शायद गुजर भी चुके, और ये वाले जो है हिस्सा, ये वाला है, यहाँ तक पहुँच गया। और उसके बाद नए जो आ रहे हैं वो बहुत कम है, और फीमेल 20-30 मिलियन और इस तरह मेल 40 समथिंग मिलियन। तो अब ये आने वाले 20-30 साल बाद यहाँ पर इतनी कम होगी ये पॉपुलेशन, यहाँ पर पहुँचे होंगे ये वाले, ठीक है ना। तो वर्किंग जो पॉपुलेशन अगर वो कम हो गई तो फिर प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है ना, बहरहाल। सो दिस इज हाउ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन डिक्रीज एज वेल, कि आपकी एजिंग पॉपुलेशन है तो वो रिटायरमेंट के करीब है सारे, या जो भी है, या आपके मिसाल तौर पे आउटडेटेड मशीनरी है, आउटडेटेड लोग हैं तो आउटडेटेड मशीनरी भी हो सकती है। इस तरीके से किसी किस्म के आपके मुल्क में सिक्योरिटी इशूज़ है तो लोग भाग रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना। लैंड तबाह हो गया किसी नेशनल डिजास्टर्स की वजह से, लैंड लेबर कैपिटल कम हो गया किसी भी तरह, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी गिर जाएगी। या एंटरप्रेन्योर्स नहीं है आपके मुल्क में, एंटरप्रेन्योर्स भाग गए कि यार यहाँ पर स्टार्टअप नहीं रह सकते, नया बिजनेस खोलते तो बहुत मुश्किल होती है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और एंटरप्रेन्योर माइंडसेट वो निकल जाए, वो ब्रेन ड्रेन हो जाए, तो भी आपके जो है ना वो लोग ही चले गए जो बाकी रिसोर्सेज को गैदर करते हैं, तो और खतरनाक डिक्लाइन आ सकता है, सही। सो दिस इज हाउ पीपीसी कैन गो आउट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी मुल्क की बढ़ सकती है या कम भी हो सकती है। तो हम उसको कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का बढ़ना, और कम होने को कहते हैं शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। एक है मूवमेंट अलोंग, सही ना, इसको समझना, इकोनॉमिक्स में इस चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है चेंज विद इन, अगर एक लाइन है उसके अंदर आप यहां पर खड़े थे, ठीक है, यहां से यहां आ गए, तो दिस इज चेंज विद इन, लाइन में रहते हुए चेंज है, या मूवमेंट अलोंग द कर्व कह लो। लेकिन आप अगर यहां से निकल के यहां चले गए, दिस इज नॉट जस्ट चेंज विद इन, दिस इज आउटसाइड द कर्व। जो आउटसाइड द कर्व है वो सिर्फ चेंज नहीं कहलाता बल्कि वो शिफ्ट कहलाता है। इकोनॉमिक्स में उसे क्या कहते हैं, शिफ्ट। ऐसा चेंज जो कर्व से बाहर निकल जाए उसे सिर्फ आप चेंज ही नहीं कहोगे, उसको शिफ्ट कह दोगे, पूरा का पूरा शिफ्ट है ये, ठीक है। जैसे एक मिसाल देता हूं, एक इंसान है ना, एक मिसाल है कि अगर एक इंसान में तब्दीली लेके आए तो चेंज विद इन द पर्सन है, लेकिन बंदे को निकाल के दूसरा बंदा रख दे तो बंदा ही पूरा चेंज कर दिया, क्लियर है। सो दैट्स द डिफरेंस। शिफ्ट जो है पूरा बंदा चेंज करने के मुतरादिफ है, और मूवमेंट अलोंग द कर्व वो बंदे के अंदर चेंज लाने के मुतरादिफ है, से मिलता जुलता है। सो व्हेन देयर इज अ चेंज इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, whether in terms of quality or quantity, it directly affects production capacity। अगर किसी किस्म का चेंज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हो रहा है, चाहे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्वांटिटी बढ़ रही है या गिर रही है, या क्वालिटी बढ़ रही है या गिर रही है, तो उससे प्रोडक्शन कैपेसिटी पे असर होगा। मतलब कैसा असर, अगर क्वांटिटी बढ़ रही है तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्वांटिटी या क्वालिटी गिर रही है तो प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी गिर जाएगी। क्लियर हो रही है, ठीक है। सो आउटवर्ड शिफ्ट, सबसे पहले आउटवर्ड शिफ्ट किस सूरत में होगा, जब आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहे हैं, तो आपका जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, जो ब्लू लाइन पहले थी कि पहले या तो आप तमाम लेबर को और तमाम कैपिटल को, लैंड को फुटबॉल बनाने लगा रहे थे तो 16 बन पा रही थी, और शूज जो है 20 बन पा रहे थे। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ कि फुटबॉल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को आपने मैकेनाइज कर दिया, मशीनरी यूज कर दी, तो शूज तो मैक्सिमम 20 ही बन सकते हैं। अगर सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन शूज बनाने लगा दे तो 20 ही बन सकते हैं, लेकिन अगर सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फुटबॉल मैन्युफैक्चरिंग में लगा दिए तो फुटबॉल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो हमारा थोड़ा सा हमने इनहैंस किया है, अच्छा बेहतर के मॉडिफाई किया है, इंप्रूवमेंट आई है उसमें, उस इंप्रूवमेंट की वजह से 20 फुटबॉलें बन सकती है। तो देख लो अभी पूरा जो है ना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नहीं शिफ्ट हुआ, जैसे मैं यहाँ पूरा शिफ्ट किया था ना फुटबॉल और शूज दोनों में, यहाँ पर फुटबॉल शूज दोनों का नहीं हुआ, सिर्फ फुटबॉल के हिस्से में शिफ्ट हुआ है, बाकी शूज वहीं कनेक्ट हो रहे हैं कि तमाम एफओपीज अगर शूज बनाने में लगा रहे हो तो इतने बनेंगे शूज, 20 ही बनेंगे, लेकिन फुटबॉलें जो है वो सिर्फ बना रहे हो तो 20 बनेंगी, और कॉम्बिनेशन बनाओगे तो कोई भी कॉम्बिनेशन पहले था वो ब्लू कर्व के ऊपर था, अब जो है कोई भी डॉट जन प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन वो आप ऑरेंज कर्व पे देखोगे, कहीं भी डॉट लगा दो, देख लो जैसे यहाँ डॉट लगाता हूँ तो कह रहे हो आप 5 जोड़ी जूतों के साथ कितनी तकरीबन 19 फुटबॉलें बना सकते हो, विच इज बेटर देन बिफोर। पहले क्या होता था 5 जोड़ी जूते के साथ सिर्फ 15 फुटबॉलें करीब बन सकती थी, ठीक है। अच्छा, सो इन द अबव फिगर द आउटवर्ड शिफ्ट फ्रॉम पीपीसी फ्रॉम P0 to P1
ये जो P हमारा पहला वाला कर्व था P, उससे P1 पे जो आउटपुट शिफ्ट हुआ है वो क्या बता रहा है? इट शोज दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग फुटबॉल्स विल इंक्रीज फ्रॉम 16 फुटबॉल्स टू प्रोड्यूसिंग 20 फुटबॉल्स। कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फुटबॉल्स बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि एफओपीज आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो फुटबॉल बनाने में मदद दे रहे हैं और शूज बनाने में मदद दे रहे हैं उनमें इजाफा हुआ, लेकिन सिर्फ उनमें इजाफा हुआ जो फुटबॉल में मदद दे रहे हैं। यकीनन सेम लेबर है जो शूज भी बना रही है, फुटबॉल भी बना रही है, लेकिन उस लेबर को फुटबॉल बनाने की कोई बेहतर इक्विपमेंट दे दिए। तो शूज तो वो वैसे ही, अगर सिर्फ शूज बनाए तो उतना ही बनाएंगे, लेकिन फुटबॉल के केस के अंदर बेहतर इक्विपमेंट दे दिए तो फुटबॉल ज्यादा बना सकते हैं। और दोनों केसेस में फुटबॉल की भी बेहतर इक्विपमेंट दे दिए और शूज मैन्युफैक्चरिंग के भी बेहतर इक्विपमेंट मशीनरी दे दी, तो दोनों तरफ से आउटसाइड शिफ्ट होगा। तो पूरा कर्व यहां से लेकर वहां तक जाएगा, वो कुछ इस तरह का होगा। देख रहे हो? तुमसे ऊपर यहां पर एक सवाल है, हाउ विल द पीपीसी शिफ्ट? पीपीसी का शिफ्ट कैसे होगा? आप समझो पी नॉट पे है पीपीसी, और इन लाइन को भूल जाओ। कह रहे किस तरह का शिफ्ट करेगा? इफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग शूज आर इंक्रीज, अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो कि शू मैन्युफैक्चरिंग है वो इंक्रीज हो जाए, लेकिन फुटबॉलें उतनी बन रही हो, तो फिर फुटबॉलें उतनी ही रहेंगी। और ये कोई भी सपोज कर लेना पॉइंट, क्योंकि इसने ये नहीं बताया शूज कितने बढ़ जाएंगे। समझो 20 से 25 हो जाएंगे, तो यहां से खींच के लेके आओगे, एक अंदाजे से कर्व पर यहां पर जोड़ दोगे ला उस केस में कि सिर्फ शू मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी। क्लियर हो रही है? इस सवाल के जवाब में बाकायदा आप ग्राफ बनाओगे और बाकायदा सपोज करोगे कि सपोजिंग कि हमारी फुटबॉलें 16 बन रही है, लेकिन शूज अगर सिर्फ शूज बना तो 25 बन सकते हैं। और इसी तरह हर प्रोडक्शन पॉइंट पे अलग अलग होगा। आप फिर अंदाजे से कर्व बना लेना, ये नहीं कि हर प्रोडक्शन पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट डाल के फिर बना रहे हो, आप बस अंदाजे से यहां से वहां तक एक कर्व बना लो, तो कम से कम ये पता चलेगा कि आप ये समझ रहे हो कि एक प्रोडक्ट में शिफ्ट क्या होता है। और एक प्रोडक्ट से ज्यादा आसान है समझना पूरे 2 प्रोडक्ट के अंदर शिफ्ट। क्या आपने ओवरऑल अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी इतनी अच्छी कर दी कि तमाम इक्विपमेंट तमाम को इंप्रूव कर दिया, तमाम लेबर को स्किल और कर दिया, मतलब और ट्रेन कर दिया, तो आपकी ओवरऑल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बढ़ गई। फुटबॉल भी बढ़ सकती है और शूज भी बढ़ सकते हैं। कि सिर्फ शूज बना रहे तो आप 25 बनेंगे, सिर्फ फुटबॉल बनाओगे तो 20 बनेंगे, या कोई भी कॉम्बिनेशन इन मिडिल उठाओ तो वो पिछले वाले कॉम्बिनेशन से ज्यादा ही होगा। दिस इज कॉल्ड आउटवर्ड शिफ्ट, और इसको हम कहते हैं शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट बी। अगर आप ओरिजिन से देखें तो राइट साइड की तरफ शिफ्ट हुआ है ना, बाहर की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो आउटवर्ड शिफ्ट को हम शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट बी कहते हैं। पीपीसी राइट साइड पे कब शिफ्ट होता है? जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाते हैं। क्लियर हो गया? पीपीसी लेफ्ट साइड पे या इनवर्ट शिफ्ट कब होता है? जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्वालिटी या क्वांटिटी कम हो जाती है। यू विल रीड इट, यू नो इट। क्लियर है? तो यहां पर वजूहत बयान किया, व्हाई इज देयर एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एफओपीस। अगर क्वांटिटी इंक्रीज होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, तो पीपीसी पे क्या फर्क होगा? वो आउटसाइड शिफ्ट करेगा। अगर आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाहर की तरफ शिफ्ट करेगा, राइट? इसी तरीके से अगर क्वांटिटी आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिक्रीज होती है तो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ब्लू कर्व से इनसाइड स्विच करेगा कि कम हो गई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज। क्लियर है? इसी तरीके से अगर आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्वालिटी इंक्रीज होती है तब भी आपका जो कर्व है वो आउटसाइड शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स द राइट। और क्वालिटी डिक्रीज होती है अगर, तो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ब्लू कर्व से जो ऑरेंज शिफ्ट हो रहा है, ब्लू वाला डिफॉल्ट है हमारा, उससे इनवर्ट चला जाएगा। मतलब अगर आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्वालिटी कम हो गई तो वो ऑरेंज लाइन इनवर्ट शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर? इनकी वजूहत कैसी कैसी हैं कि क्वांटिटी कैसे इंक्रीज हो सकती है आपके एफओपीस की। कह रहे हैं भाई आपकी एक्सपेंशन हो वर्कफोर्स के अंदर, वर्कफोर्स एक्सपेंड हो गई, क्वांटिटी की बात हो रही है, यहाँ ट्रेनिंग मत बोलना कि वर्कफोर्स एक्सपेंड हो गई, मतलब ये कि वर्कफोर्स कहीं और से इमिग्रेट हो गई, यहाँ पर आ गई, तो आपकी क्वांटिटी बढ़ गई वर्कफोर्स की। या इनफ्लक्स ऑफ कैपिटल, आपके पास बहुत सारा इक्विपमेंट और मशीनरी आ गई, या चलो मशीनरी इक्विपमेंट की को खरीदने का पैसा आ गया, पैसा आ गया तो मशीनरी इक्विपमेंट भी आ जाएगा, जब मशीनरी इक्विपमेंट आ गया तो आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो क्वांटिटी आपके फैक्टर। इसी तरीके से लैंड जो है, कल तक जो बिल्कुल ही रगेड सा लैंडस्केप था उसको फ्लैट कर दिया गया कि अब फ्लैट लैंडस्केप के ऊपर अब किसी किस्म की फैक्ट्रीज और किसी किस्म की फार्मिंग या कुछ ना कुछ खुल सकता है। क्लियर है? तो फैक्टर्स में इजाफा हो गया। तो ये किसी भी तरह से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर इजाफा जो है, लैंड लेबर कैपिटल के अंदर इजाफा, उसकी मिसालें यहाँ पर दी हुई हैं। इसी तरह डिक्रीज कैसे हो सकता है? एमिग्रेशन से। आपके मुल्क को छोड़ के भाग रही है लेबर, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी इशूज, ज्यादातर सिक्योरिटी रीजन की वजह से भागती है लेबर, कोई भागती है, या फिर अर्निंग्स नहीं कर पा रहे तो दूसरा मुल्क चले जाता। बहरहाल कि अर्निंग के मौके नहीं मुल्क में, तो एमिग्रेट करके जो लेबर थी। और अ डिक्लाइन इन कैपिटल, मुल्क से कैपिटल की कमी हो गई कि आपकी पुरानी रिसोर्सेज जितनी भी हैं वो या तो खत्म हो गई या अब अपडेटेड रिसोर्सेज लाने के पैसे नहीं है, समथिंग लाइक दैट। जो भी आपके पास मुल्क से कैपिटल खत्म हो चुका है, कैपिटल खत्म हो गया तो आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी गिर सकती है। ठीक है? इसी तरीके से क्वांटिटी डिक्रीज की एक मिसाल है, कोई डिजास्टर आ जाए तो आपकी कितनी फैक्ट्रीज तबाह हो सकती हैं। कई फायर्स, खुदा ना खास्ता खराब सी फायर लग जाए किसी बहुत ऐसे एरिया में जो कि कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है ना, कोई इंडस्ट्रियल एस्टेट बनी हुई है। अगर इंडस्ट्रियल एस्टेट वो होती है जहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगी होती है, जैसे कराची में रहते हुए साइट है
तो वहाँ पर कोई ऐसी फार एंड वाइड कोई डिजास्टर क्रिएट हो जाए कि जिसकी वजह से बहुत सारी फैक्ट्रीज को नुकसान पहुँच गया हो, तो उस सूरत में, या कोई अटैक हो जाए और आपके इंडस्ट्रियल एरिया के ऊपर कोई जो है ना अपने क्या कहते हैं वेपन्स को इस्तेमाल करे, तो उस केस में क्या होगा, आपकी क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गिर गई ना, ठीक है। क्वालिटी में भी इंक्रीज हो सकता है ट्रेनिंग के जरिए या इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी के जरिए, ठीक है। इस तरह लैंड को आपने दोबारा से मतलब इंप्रूव मॉडिफाई किया कि अब उसके ऊपर अच्छी फार्मिंग हो सकते हैं, तो क्वालिटी इंक्रीज हो, या सीड्स आपने अच्छे यूज करना शुरू कर दिए, एक नई जेनेटिक इंजीनियरिंग की जिससे सीड ऐसे आगे कि कल तक वो छोटी हाइट की क्रॉप्स उगाते थे, अब वो सीड्स बड़ी हाइट की क्रॉप्स उगाते हैं। तो दैट इंजीनियरिंग की वजह से जो इंप्रूवमेंट इन सीड्स है, तो सीड्स क्या है, सीड्स आपका कैपिटल रिसोर्सेज में शामिल होता है। जो सीड्स आप यूज करते हो, लैंड आपका लैंड है, नेचुरल रिसोर्स, लेकिन जो सीड इस्तेमाल हो रही है उसके अंदर, उसको कैपिटल रिसोर्सेज के अंदर क्लासिफाई कर सकते हो आप, क्योंकि एक रॉ मटेरियल के तौर पे, या हो सकता है आप सीड कहोगे रिजर्व सीड तो नेचुरल रिसोर्स है, तो ठीक है उसको लैंड में इस्तेमाल करते हैं, जो भी है लैंड है या वो कैपिटल जो भी है, लेकिन वो सीड्स अगर इनहेंस हो गए, इंप्रूव हो गई, तो ज्यादा प्रोडक्शन देगी, ठीक है ना। इसलिए वी कैन कॉल इट क्वालिटी बेहतर होना। तो क्वालिटी बेहतर होने से एफओपी अच्छे हो रहा है, एफओपी अच्छे होने से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का कर्व आउटसाइड शिफ्ट हो रहा है। क्वालिटी प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्वालिटी में कमी भी आ सकती है। वही जो मैंने मिसाल दी कि आपकी पॉपुलेशन अगर एजिंग है तो उनकी वक्त के साथ प्रोडक्टिविटी कम होती चली जाएगी ना, उनका दिमाग उस तरह से काम नहीं करेगा जैसे कि जवान वर्कफोर्स का करता है। इस तरीके से आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है कि आपका हार्डवेयर जो है वो न्यू सॉफ्टवेयर को सपोर्ट ही नहीं कर पा रहा है और बहुत स्लो चल रहा है। तो बहुत स्लो चलने की वजह से कल तक आपका फोटोकॉपियर जो है मतलब 1 मिनट के अंदर 60 कॉपीज निकालता था, अब वो 60 ही निकाले या और पुरानी हो गई मशीन, अब वो 40 निकाल पा रहा है। जबकि मार्केट के अंदर अब ऐसे फोटोकॉपियर्स दुनिया भर में कॉम्पिटेटिवली मौजूद है जो कि 1 मिनट के अंदर 400 प्रिंट्स निकाल पा रहे हो, तो देन यू आर गेटिंग आउटडेटेड, ठीक है ना। ओके, बहरहाल दिस इज इट अबाउट योर यूनिट 1। आपका यूनिट 1 जो है यहाँ पर खत्म हो जाता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व लास्ट टॉपिक था इसका।